Greetings to everyone. I welcome you all to the Deep Podcast channel. In today's video, I'll be revising the reproductive health chapter in one shot. My request is that you all take some time out of your busy schedule to listen and understand it carefully. If you like the video, please share and subscribe. थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की बात करें तो WHO ने क्या बोला था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली फिट रहना इज़ बीइंग हेल्दी. ठीक है. प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज आती है. इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सच एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. किस ईयर में? 1951 में. ठीक है, ये हमने देखा था. अब देखो टास्क परफॉर्म क्या क्या करे था RCH ने, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ठीक है. पहली चीज़ तो उसने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है. ठीक है. फिर उसने बोला हमें कि बेनिफिट ऑफ फैमिलीज विद स्मॉल साइज़ का क्या है, इंसेंटिव्स मिल रहे थे तो हमें ऑलरेडी पता है. फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर. ठीक है. पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड. Discouraging children from believing in myths and having misconception about sex related aspects, ये भी बताया था. ओके, रोल ऑफ NGOs का क्या रोल होता है. ठीक है. ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. तुमने देखा होगा रास्ते चलते हुए कहीं पे कोई बैनर वगैरह कुछ लगा हुआ है और उसमें हमें एजुकेशन ही तो दिया जा रहा है थ्रू डेट मीडियम, राइट. किसी टाइप का कोई बैनर है और उसमें हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसे सफाई करो, ऐसे ये करो, अबाउट अपने अपने एनवायरनमेंट के साफ सुथरा रखना, क्लिनलीनेस का भी तुमने देखा होगा. तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू सेक्स रिलेटेड थिंग तो वैसे भी अवेयर किया जाता है. फिर हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें तुमने बैनर वगैरह देखा है. तो NGOs वगैरह ये सारी विजुअली TV में भी या एड्स में भी शो करते हैं हमें कि कैसे मेंटेन करना है, राइट. या फिर इवन इन न्यूज़पेपर या ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स चलते हैं. ठीक है. कहीं कहीं पर ऐसे नाटक वगैरह भी चलता है जिसमें हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है जस्ट बाई परफॉर्मिंग. ठीक है. तो दिस आर द थिंग्स. और फिर क्या होता है, हेल्पिंग एडोलेसेंस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस एंड STDs. तुम्हें ऑलरेडी पता है, स्कूल्स में भी सिखाया जाता है. और फैमिली फ्रेंड से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. स्कूल्स में भाई एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए और ठीक काफ़ी हद तक हमें पता भी चलता है. ठीक है. अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल ईवल्स सच एज सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स. अवेयर तो होना होगा, तुम्हें पता रहना चाहिए कि कब क्या सही क्या गलत है. ठीक है. अगर कोई कहीं पे किसी टाइप के कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं तो दिस आर द थिंग्स. तो ये तुम्हें अवेयर होना है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड. तुम्हें पता है कि पहले के ज़माने में फीमेल्स होती थी तो फीमेल फिटिसाइड करा देते थे, राइट. तो दोनों ही जेंडर को इक्वली इम्पोर्टेंस देना. एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस. बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में फिर तुमने देखा था कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स. लोगों को एजुकेशन देना ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स जिससे वो चाह कर भी कंट्रोल कर सकते हैं और दे कैन लर्न. ठीक है. लोगों को एजुकेशन नहीं है तो अवेयर करना ही इसका मेन मोटिव है RCH का. ठीक है. और क्या रह गया था अपने पास, बेनिफिट ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन. ठीक है. ये पता है तुम्हें, बचपन में पोलियो वगैरह तो लिया ही होगा. तो दिस आर द थिंग्स, यही सब है. एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो एनालाइज करता है फीटल सेल्स को, डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड. तुम्हें पता है कि जो फीटस वूम्ब में रहता है, मदर की वूम्ब में, उसके अराउंड ना एक एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसको डॉक्टर्स निकालते हैं वाया इंजेक्शन और फिर उससे पता चलता है कि बेबी का जेंडर क्या है. बट ठीक है, दिस वाज नॉट द मेन मोटिव. ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि ये सब क्यों किया गया था. इसलिए करा गया था ताकि पता चल पाए कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी टाइप का कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो सेफ़ नहीं रहता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, राइट. ऐसे केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अबॉर्शन कर दें क्योंकि हो सकता है कि इन सच केसेस प्रेगनेंसी इज़ अ रिस्क टू बोथ मदर एंड चाइल्ड. तो उस केसेस में ठीक है. बट लोगों ने इसका डिसएडवांटेज उठाया और पहले के टाइम में सेक्स जेंडर वगैरह पता लगाते थे और फिर बच्चे को फीमेल फिटिसाइड करा देते थे. ठीक है. तो इसीलिए इस पर बैन कर दिया गया. इंडिया ने बैन कर दिया था फीमेल फिटिसाइड की ये सब चीज़ों की वजह से.
और फिर अपने पास आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 1.7%, दैट इज़ 17/1000 पर ईयर था। ठीक है, अब वर्ल्ड की बात करें तो 1900 में ना 2 बिलियन पॉपुलेशन था वर्ल्ड का, 2000 में आते थे 6 बिलियन हो गया और 2011 में 7.2 बिलियन हो गया। अब इंडिया की बात करें तो 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन था। ठीक है, और 2000 में आते क्लोज टू 1 बिलियन, 2011 में हो गया क्रॉस्ड 1.2 बिलियन, तो 2011 में 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, ओके, रीजंस क्या है फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, क्या क्या रीज़न है? एक तो है डिक्लाइन इन बर्थ रेट, डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट में डिक्लाइन होना, फिर रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR तुमने पढ़ा है, IMR पढ़ा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और फिर इंक्रीज़ इन हेल्थ फैसिलिटीज़। देखो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अब इंडिया में क्या है कि यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, तो प्रोबेबली आने वाले फ्यूचर में इंडिया का पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल एज वाले जनरेशन जो एज है ना उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन वेट कम्स टू जापान एंड ऑल, तो ऐसे जगहों में क्या है कि अपने रिप्रोड्यूसिबल एज वाले कम लोग हैं, और जो नॉन रिप्रोड्यूसिबल मतलब ऐसे बोलो कि जो ओल्ड है अपने, ठीक है, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स फैमिलीज, तो जो ओल्ड एज वाले हैं अब तो रिप्रोड्यूसिबल एज मतलब वो तो नहीं करने वाले ना, तो इससे पता चलता है कि आगे चल के जापान का पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा बट इंडिया का इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल एज ज़्यादा है इंडिया में। अंडरस्टैंड राइट? नेक्स्ट आता है अपने पास, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया पता करने के लिए कि पॉपुलेशन कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करी। पहले तो उन्होंने मोटिवेट करा स्मॉल फैमिलीज़ फॉर यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड बाय स्लोगन्स। इन्होंने स्लोगन दिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था, मैंने हम दो हमारे दो। ठीक है, एडवर्टाइज़ करा था, बहुत सारे पोस्टर्स लगे थे इधर उधर, स्मॉल फैमिली सुखी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे ऐसे स्लोगन्स निकले थे। तो दिस मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट ने ट्राई करा है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, फिर अर्बन कपल्स को अडोप्टिंग के लिए बोला 1 चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, स्टेटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज बढ़ा दिया था, फीमेल का 18 ईयर्स कर दिया और मेल का 21 ईयर्स। इससे पहले नहीं, शादी करना इलीगल था, मतलब इससे पहले अगर कर लिया तो। इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, पता ही है तुम्हें। अब नाउ कमिंग टू बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, हमने पढ़ा था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। जब कपल को अगर किसी को वापस से कोइटस करके प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो वो कर पाए, इसलिए रिवर्सिबल होनी चाहिए, और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, नो इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल एक्ट ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि बॉडी की किसी फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा इसको बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, और फिर 2 प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल है, एक तो नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में आता है अपने पास पीरियडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें हम कैलेंडर मेथड को यूज़ करते हैं। एक आता है विड्रोवल मेथड या कोइटस इंटरप्टस वाला, जिसमें मेल पार्टनर पहले ही क्या करता है, इजैकुलेट कर देता है, फिर वजाइना में इंसेमिनेशन करता है। ठीक है, और लैक्टेशनल एमेनोरिया, मदर एक लैक्टेटिंग मदर जो है जिसने अभी अभी चाइल्ड डिलीवर करा है, तो 6 मंथ तक वो जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा उसके अंदर, तो चांस नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो, तो इस 6 मंथ्स तक लास्ट करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग्स एंड स्पर्म्स, पता है चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हाई होता है नेचुरल वाले में। ठीक है, और फिर आता है अपने पास आर्टिफिशियल मेथड में, तो इसमें बैरियर मेथड आ जाता है, कॉन्डम्स वगैरह तुम्हें पता ही है। फिर स्पर्मिसाइडल जेलीस आता है, आईडीज के बारे में पढ़ा था तुमने, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, तुमने ओरल पिल्स पढ़ा था सहेली के बारे में, इंजेक्शंस इम्प्लांट्स पढ़ा तुमने नॉरप्लैन के बारे में, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें 72 आवर्स की विदिन दे दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए, जैसे रेप केसेस वगैरह में। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स में आता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, जिसमें सर्जरी करके, और इसमें पूरी रिवर्सिबिलिटी होता है, वापस से कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर MTP, या फिर इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, MTP में क्या होता है, इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं बिफोर फुल टर्म, बच्चा 9 मंथ्स होने से पहले अगर तुम चाहते हो वॉलंटरी है, या फिर मान लो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा कोई प्रेगनेंसी जिसमें मम्मी को भी रिस्क है, तो उस केसेस में अबॉर्शन कर दिया जाता है। ठीक है,
लेकिन एमटीपी को लीगलाइज कर दिया इन इंडिया इन 1971, ठीक है। हर साल 40 to 55 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं, और जिसमें से 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सीव्ड प्रेगनेंसीज, ठीक है। इंटेंशन क्या बिहाइंड था एमटीपी का? अमेंडमेंट एक्ट 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर अपने पास आता है रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ लीगल अबॉर्शंस, और फिर डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। देखो एमटीपीज़ की बात करें ना, तो दे आर सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक्स तक, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, तो इस टाइम पे अगर एमटीपी कराते हैं तो इट इज़ सेफ़ है कि मदर को कोई रिस्क नहीं होगा और एमटीपी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यार अगर 3 महीने के बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स के बाद अगर आप 15 to 20 वीक्स के अराउंड करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 6 महीने में, तब बच्चा यार काफ़ी ग्रोथ हो जाता है, और फिर वो एमटीपी रिस्क रहता है मम्मी के लिए भी और बच्चे के लिए भी, ठीक है। तो एकदम 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए होती है, उनके एडवाइस पर ही हो पाएगा एमटीपी, ठीक है। और फिर तुम्हें पता ही है कि एमने सेंटेंसेस एंड एमटीपी हैव बीन मिसयूज्ड ऑब्वियसली सेक्स पता करने के लिए, तो इसीलिए फीमेल फिटिसाइड कर रहा था तो बैंड हो गया था। फिर कमिंग टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज़ की बात करें तो अल्टरनेटली नेम्ड एसटीडीज़ को ही हम बोलते हैं वेनेरियल डिजीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई बोलते हैं। हाई वल्नरेबली रिस्क, ठीक है। ज़्यादा रिस्क किस एज ग्रुप को होता है? 15 to 24 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चांस है कि एसटीडी हो, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूसिबल एज एकदम हाई हार्मोन्स पीक पे होते हैं इस टाइम पे, इसलिए। बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ले तो सेक्शुअल इंटरकोर्स हो जाएगा यहाँ पे, और तुमने किसी का यूज्ड नीडल, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ये सब चीज़ों से होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड पर्सन से तुमने शेयर कर लिया, ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी होता है। इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, मदर अगर इन्फेक्टेड है तो फिर बच्चे में भी, ओके। प्रिवेंशन मेजर्स टू अवॉइड एसटीडीज़ क्या क्या है? देखो, अवॉइड करो सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। तुम्हें पता नहीं है कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसको एसटीडी तो नहीं है, ये सब बिना जाने तुमने अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया तो फिर उसको अवॉइड करो। और एक और बात है कि मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ये पता है तुम्हें, ओके। इनफर्टिलिटी भी हो जाता है जिसके लिए अपने पास आर्ट आता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इनफर्टिलिटी क्या बोलते हैं? जब अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल को इनहिबिशन। 2 साल तक आपने प्रॉपर बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करे कोइटस करने की कोशिश करी टू हैव अ बेबी, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तब हम बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी है, ठीक है। और फिर इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम खुड बी विद आइदर द मेल और द फीमेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल की वजह से होता है, मेल की वजह से भी हो सकता है, फीमेल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि फ़ीमेल जो है उसका ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन टाइम पर नहीं चल रहा है, इरेगुलर साइकिल है, या फिर हो सकता है जो मेल है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, मैनी रीजंस, राइट। देखो इंडिया में क्या है कि फ़ीमेल इज़ ब्लेम्ड ऑफन, तो तुम्हें पता है, लेकिन गलती किसी की नहीं है, ठीक है। आर्ट आता है अपने पास जिसमें इन विट्रो और इन वीवो फर्टिलाइजेशन आ जाता है। इन विट्रो की बात करें तो इसमें हमने जिफ्ट के बारे में पढ़ा था, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आईयूटी के बारे में, आईसीएसआई के बारे में, जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं। स्पर्म को इंजेक्शन में भरकर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्पर्म को फीमेल के वजाइना के थ्रू या एब्डोमेन के थ्रू हम उसको फैलोपियन ट्यूब में या फिर एग में डायरेक्टली उसको इंजेक्ट, मतलब एग में सॉरी ओवा में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो डैट इज़ आईसीएसआई। आउटसाइड द बॉडी इज स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन लेबोरेटरी में होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तुम्हें पता है कि बॉडी के बाहर होता है, लैब में परफॉर्म हो किया जाता है, राइट। और इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इसमें आ जाता है अपने पास गिफ्ट, एआई और आईयूआई। तो ये इन विवो वाला फीमेल में फॉर्म करा जाता है क्योंकि इसमें गिफ्ट है, मतलब गैमेट देना, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, एआई कर देना, मतलब मेल पार्टनर ठीक से इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है तो हम फीमेल में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, फिर आईयूआई हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। ये चैप्टर हो गया अपना पॉडकास्ट ख़त्म, और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड, PYQs बेस्ड, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट मैंने कोशिश करी है कि फ़ास्ट हो, और तुम्हें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी लाइक मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी फास्ट बोला है, और विद इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये चैप्टर अपना पॉडकास्ट सीरीज़ ख़त्म हो गया है।
फटाफट से रिवीजन करना है। आई नो कि ज़्यादा फास्ट हो गया हो तो ठीक है, आप ट्राई टू आप मेरे को बोल दो इफ़ इट इज़ टू फास्ट। और नेक्स्ट वीडियो अपनी आने वाली है अब इसी चैप्टर के PYQs क्वेश्चन